So our today's lecture will be based on headings, or pehla passage that I'm going to do with you is called as Yoruba Town, and I'm going to cover this passage Yoruba Town. So you have to see how I do it, so it will become quite easy for you to handle it. So before I do this, what is a heading? हेडिंग सारे पैराग्राफ का निचोड़ होता है या उसकी एसेंस होती है। एसेंस मतलब उसका समराइजेशन की हुई है एक ही लाइन में। दैट इज कॉल्ड एज द एसेंस ऑफ द होल पैरा। नाउ let us see what are the steps that we should take to do headings. The first step is you have to read the full list. पूरी लिस्ट को एक बारी पढ़ लिया करो, सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को एक बारी पढ़ लो। फिर क्या करो, जो सिमिलर हेडिंग्स आपको लगती हैं उन पे वॉच रखो। जो सिमिलर लग रही हैं, आपको लगता है ये हेडिंग तो इससे सेम मैच कर रही है, उस पे ना आप मार्क करके कुछ डॉट लगा दो या कुछ कर लो, ताकि आपको आइडिया रहेगा ये मैच करती हैं आपस में। नेक्स्ट इज चेक एग्जांपल्स। जो एग्जांपल्स दिए होते हैं हेडिंग में वो दोबारा नहीं आते, सो कीप दैट इनटू माइंड। रीड द फर्स्ट पैरा, पहला पैरा पढ़ो। थिंक ऑफ अ सेंटेंस व्हिच विल समराइज द होल पैरा। सोचो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सारे पैरा को समराइज कर देगा, और उसके बाद मैचिंग कर दो। तो ये मेरा लिस्ट है बेसिकली हेडिंग्स की, ये स्टेप्स हैं कैसे हमने करने हैं। तो मैं आपको ये स्टार्ट करवाता हूं अभी, बट एक इमरजेंसी टिप ले लेंगे। होता क्या है, कभी आपको फीलिंग होती है एक ही पैराग्राफ में 2 या 3 हेडिंग मैच कर गई, या आपको फीलिंग होती है 4-5 पैराग्राफ में एक हेडिंग हर जगह लगी जा रही है। सो दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, और उसी से हमारी गलतियां होती हैं। सो एक इमरजेंसी टिप लेंगे इसके लिए। व्हाट इज एन इमरजेंसी टिप फॉर दिस? नाउ द इमरजेंसी टिप फॉर दिस इज 2 or more headings match one para. Write them on the side. एक साइड पे लिख लो, पैराग्राफ की साइड पे लिख लो कि ये भी मैच कर रही है और ये भी मैच कर रही है। उसके बाद क्या करना है, एग्जामिन करो इंडिविजुअली। पैराग्राफ पढ़ो, देखो ये ज्यादा मैच कौन सी कर रही है। जो ज्यादा मैच करेगी वो आपका आंसर होगा। इन केस यू आर अनेबल टू फाइनलाइज, अगर आप फाइनलाइज तब भी नहीं कर पा रहे, डोंट वरी, मूव अहेड, आगे चल जाओ। उन 2 हेडिंग्स को या 3 हेडिंग्स को साइड पे लिखी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे जाओ, आगे जाके आपको फीलिंग होगी भाई ये हेडिंग इसमें मैच कर गई, तो ऊपर से ऑटोमेटिकली वो हट जाएंगी। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है कि इमीडिएटली फाइनल मत करो, बाद में आके फाइनल कर लेना। वी कैन कम टू दैट लेटर। अब आ गया अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पैरा। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पैरास होते हैं। 3 टाइप्स होती हैं पैरास की। पैरा की टाइप क्या है? पहली टाइप है जिसके अंदर हेडिंग हमारी पहली लाइन में है, दूसरी टाइप है जिसके अंदर हेडिंग हमारी लास्ट लाइन में है, और तीसरी होती है हेडिंग हमारी बीच में कहीं पे भी है। तो अब हम तीनों पैराग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ये क्या होते हैं। पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अंडरस्टैंड करने। क्यों जरूरी है? कोहेरेंस एंड कोहेजन इससे डिफाइन होती है। दूसरा क्या, मेन पॉइंट और सपोर्ट्स भी इससे डिफाइन होते हैं। तो पहला पैरा देखते हैं। ऊपर हमारा मेन पॉइंट है और बाकी सारे सेंटेंसेस नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं उसको। These all sentences are supporting this. सेकेंड टाइप देखते हैं। मेन पॉइंट मेरा लास्ट लाइन में, और जो सपोर्ट्स हैं वो ऊपर से सपोर्ट हो रही है, सारे बाकी सेंटेंसेस सपोर्ट इसे कर रहे हैं। थर्ड, मेन पॉइंट बीच में है और साइडों से सारी सपोर्ट इसके बीच में आ रही है। लेट्स ट्राई एन इजी वन दैट इज कॉल्ड एज योरुबा टाउन। ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, योरुबा टाउन। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके इसको लिखा है और इसकी एनालाइज किया गया प्रॉपर्ली। तो आप देखिए एनालिसिस कैसे होता है। तो ये आ गया मेरा एक पैराग्राफ और साथ में आ गई इसकी हेडिंग्स। सो अब मैं यहाँ वॉलंटियर्स चाहता हूँ। वी हैव वन पर्सन, आरती गोयल। हेलो आरती, हाउ आर यू? Hello, sir. I'm fine. How are you? वेरी गुड। आरती, तो यू विल बी माय असिस्टेंट इन द क्लास, और हम Yes, sir. देखेंगे कैसे इसको solve करना है। ठीक है आरती, अभी आप ये सारी हेडिंग्स को एक बारी रीड कर लीजिए। Okay, sir. First is town facilities. Second is colonization. Third is urban divisions. Fourth is architectural home styles. Fifth is type of settlements. Sixth is historical foundations. Seventh is domestic arrangements. Eighth is city defenses. Ninth is the residences of the rulers. 10th is government buildings. ओके, तो अभी आप अगर देखें तो हम काफी चीजें देख सकते हैं कि हमें सिमिलर लग रही हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेजिडेंसेस ऑफ द रूलर्स, इसका मतलब होगा
जो राजे महाराजे हैं वो कैसे रहते थे, तो आर्किटेक्चरल होम डिजाइन, तो ये लगता है शायद ये हमें कंफ्यूज करेंगी दोनों बहुत ज्यादा आगे जाकर। डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, किस तरह से लोग रहते हैं, एक ये है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, सेटल कैसे हुए हैं लोग, तो ये हमें देख के लगता है भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी इसमें, बिकॉज ऑल द हेडिंग्स लुक लाइक। बट हमने क्या करना है, पहले हिंदी में एक बार समझ लेंगे हेडिंग्स के मतलब क्या है। टाउन फैसिलिटीज का मतलब टाउन में क्या क्या फैसिलिटी है। कॉलोनाइजेशन का मतलब हुआ किस तरह से कॉलोनीज डेवलप हुई हैं। अर्बन डिविजन्स का मतलब है कि जो अर्बन मतलब सिटी है वो कैसे डिवाइडेड है। आर्किटेक्चरल होम डिजाइन का मतलब है घर का डिजाइन का आर्किटेक्चर क्या है। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, किस तरह की सेटलमेंट्स होती थी पुराने जमाने में, यूरोबा टाउन्स कैसे होते थे, किस तरह की सेटलमेंट्स थी उनकी। हिस्टोरिक फाउंडेशंस मतलब हिस्ट्री में क्या था इनके लिए। डोमेस्टिक अरेंजमेंट मतलब किस तरह से डोमेस्टिक फैमिलीज कैसे रहती थी अंदर घर के। सिटी डिफेंसेस मतलब हो गए सिटी अपने आप को डिफेंड कैसे करती थी, पुलिस कैसी थी वहां की। द रेजिडेंस ऑफ द रूलर्स मतलब राजे महाराजे कैसे रहते थे उनकी घरों उनकी सिटीज के अंदर। एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कैसे होती थी। तो ये तो आ गया जी हमारा टोटल आइडिया कि अबाउट किस तरह से हमने हेडिंग्स को आंसर करना है, एक रफ आइडिया हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे पैराग्राफ को एक बारी हम पढ़ लेंगे। आरती जी पढ़ लीजिए सारे को। Yes, sir. The Yoruba people of Nigeria classify their towns in two ways. Permanent towns with their own government are called Ilu, whereas temporary settlements set up the support work in the country are Aba. Although Ilu tend to be larger than Aba, the distinction is not one of the size. Some Aba are large, while declining Ilu can be small, but of purpose. There is no typical Yoruba town, but some features are common to most towns. वंडरफुल। तो अभी ये बेसिकली बात किसकी कर रहा है, ये सारे पैराग्राफ में सिर्फ दो चीजों की बात कर रहा है। उनके नाम क्या है दो चीजों के, आरती क्या नाम है दो चीजों की जो बात। सर एक तो है सेटलमेंट्स हम्म, एंड उसमें ईलू और आबा करके दो सेटलमेंट्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। परफेक्ट, इलू और आबा करके सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं। और यस सर। ये तो हो यस। गए दो एग्जांपल्स, और साथ में सेटलमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। यस तो अब अगर मेरे को इसमें हेडिंग लेनी हो तो मैं कौन सी हेडिंग ले सकता हूँ। सर, इसमें टाइप ऑफ सेटलमेंट्स हो सकती है, टाइप, बिकॉज यहाँ पे दो सेटलमेंट्स की बात हो रही है। जो टाइप ऑफ सेटलमेंट्स है वो आ सकती है मेरी पैराग्राफ एक है, am I right? यस सर। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स है, तो देखते हैं जी हमारा आंसर क्या होगा। सो टू वेज, इलू एंड आबा, ये हमारे कीवर्ड्स हैं और इनके अकॉर्डिंगली हमने आंसर देना। मैं आंसर आपको एंड में बताऊंगा, पहले अभी हम अपना बाकी सारा राइट सर। आ गया जी ये बात। अब आपने पहले हेडिंग्स तो पढ़ी हुई हैं, अब क्या करना है, आपने डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देना है, आपको आइडिया हो जाएगा क्या जी। राइट सर। डायरेक्ट In the 19th century, most towns were heavily fortified, and the foundations of these walls are sometimes visible. Collecting tolls to enter and exit through the walls was a major source of revenue for the old town rulers, as were market fees. The markets were generally located centrally and in small towns, while in the large towns there were permanent stands made of corrugated iron and concrete. The market was usually next to the local ruler's palace. वेरी गुड। तो अभी थोड़ा Uh, कॉम्प्लेक्स हो गया है देखने के लिए, राइट। ये सर डोंट वरी विल फिक्स इट। नाइन्थ। क्या लगता है कि कौन सा आंसर होगा। सर नाइन्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे रूलर्स की बात हो रही है, बट आई वुड लाइक टू रीड इट अगेन। ओके, एक काम कीजिए, अभी ना मैं आपको आधा मिनट दे रहा हूँ, अपने मन में पढ़िए। फाइन, राइट सर। यस सर। अपने मन में पढ़िए। ओके, सो इसमें हम कंफ्यूज, रेजिडेंसेस की बात नहीं हो रही है हाँ डायरेक्टली, हाँ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की भी नहीं हो रही है, सिटी डिफेंसेस की भी नहीं हो रही है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट की भी नहीं हो रही है। हिस्टोरिकल फाउंडेशंस कनेक्ट कर रहा है एक तो, और टाउन फैसिलिटीज भी नहीं हो रहा है। कोई और, दो मैच कर लो, अगर आपको लगती है दो हो रही है दो मैच कर लो, आगे जाके ठीक हो जाएगा। पहले मुझे लग रहा था सर नाइन्थ हो सकता है, बट अब नहीं लग रहा, बिकॉज यहाँ पे उनके एज सच रेजिडेंस की प्रॉपर बात नहीं हो रही है, मार्केट और इन चीजों की बात ज्यादा हो रही है, रेवेन्यू की, उनके रूलर्स के रेजिडेंसेस की बात नहीं हो रही है कहीं। तो फिर सिक्स के अलावा कोई कनेक्ट होता दिख नहीं रहा मुझे। कोई और देख लो, अगर आपको लगता है कोई और करना है तो और कर लेते हैं, डजंट मैटर। टाउन फैसिलिटीज। तो आपको दो लग रहे हैं, यस सर। फैसिलिटीज और ये साथ में यहाँ मैच कर यस सर। राइट। देखो,
The 19th century were heavily fortified. That was a major source of revenue for the old town rulers. तो ये past tense में सारी बात कर रहा है, ठीक है? Right, sir. Great. तो देखते हैं next part. C. जी, ये पढ़िए. The palaces were often very large. In the 1930s, the area of Oyo's palace covered 17 acres and consisted of a series of courtyards surrounded by private and public rooms. After colonization, many of the palaces were completely or partially demolished. Often the rulers built two-story houses for themselves using some of the palace grounds for government buildings. तो क्या लगता है आपको, क्या heading? सर इसका तो 9th लग रहा है. इसका 9th लग रहा है? यस सर, यहाँ पे थ्रू आउट पैलेस की बात हो रही है. यहाँ पे ज्यादा suitable लग रहा है 9th आपको? यस सर. So what we'll do, we'll put up the 9th here for C. कोई और आपको fit होता है तो वो भी कर दो, doesn't matter. आगे जाके fit हो जाएंगे, don't worry. राइट सर. कोई और fit हो रहा है? कॉलोनाइजेशन एज सच, मतलब सिर्फ एक आफ्टर कॉलोनाइजेशन वर्ड आ गया तो कनेक्ट करने को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो रहा है मेजरली. तो मैं करूं कि ना करूं अभी? नहीं सर, समवेयर कंफर्म विद 9. ठीक, आगे चलते हैं. यस. So basically talking about palaces, और सारा पैराग्राफ पैलेसेस के ऊपर है. देखो ये फर्स्ट लाइन आपकी मदर लाइन निकल रही है इसमें. राइट. पिछली वाली लाइंस भी देखो ना, तो ये फर्स्ट लाइन मदर लाइन निकली, यहाँ भी फर्स्ट लाइन मदर लाइन निकल रही है. फर्स्ट सेंटेंस जो है फुल स्टॉप तक मदर लाइन में आ रहा है. अब सी पैराग्राफ हो गया हमारा, डी में चलते हैं, ठीक है? तो इस The town is divided into different sections. In some towns, there are regular extending out from the center of the town like spokes on a wheel, while in others, where space is limited, they are more random. The different areas are further divided into compounds called isle. These vary in size considerably from single dwellings to up to 30 houses. They tend to be larger in the north. Larger areas are devoted to government administrative buildings. Newer developments such as industrial or commercial areas or apartment housing for civil servants tends to be built on the edge of the town. Wonderful. तो अब ये क्या लगता है आपको, फर्स्ट लाइन कौन सी है? सर यहाँ पे टाउन को सेक्शंस में डिवाइड करने की बात हो रही है, तो ये अर्बन डिवीजन हो सकता है एक तो. ओके, ये अर्बन और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम डिवीजन की बात कर रहा है ये, मतलब टाउन फैसिलिटीज की डिवोटेड टू. सर इसमें फर्स्ट भी हो सकता है क्योंकि सेंटर ऑफ द पैराग्राफ में इसने बोल दिया है they vary in size, they tend to be larger area devoted to. अब इसने larger areas are devoted to government administrative buildings. ये इन चीजों के बारे में भी बोल दिया है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया में उसने सेक्शंस की बात करी है कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, तो इसलिए अर्बन डिविजन्स ज्यादा, क्योंकि टाउन्स अर्बन साइड ही हो गया तो इसलिए अर्बन डिवीजन ज्यादा कनेक्ट कर रहा है. तो अर्बन डी ज्यादा कनेक्ट कर रहा है आपको लगता है? यस सर. तो मैं पहले से डी हटा दूं अभी? यस सर. हाँ यहाँ पे फैसिलिटीज की सच नहीं बात हो रही है, मैंने डी हटा दी. अब नेक्स्ट ये देखो, ये भी आगे डिफरेंट सेक्शंस की बात कर रहे हैं. सेक्शंस का मतलब डिविजन्स हो सकता है और टाउन का मतलब अर्बन भी हो सकता है. राइट सर. जैसा आप बोल रही हैं, पर हो सकता है गलत हो. जब तक हम आंसर्स देखेंगे कुछ कह नहीं सकते. राइट. अब ई को पढ़िए, क्या है? Yes, sir. Houses are rectangular and either have a courtyard in the center or the rooms come off a central corridor. Most social life occurs in the courtyard. They are usually built on the hardened mud and have roof of corrugated iron or in the countryside thatch. Buildings of this material are easy to alter either by knocking down rooms or adding new ones, and can be improved by coating the walls with cement. Richer people often build their houses of concrete blocks, and if they can afford to build two-story houses. Within compounds, there can be quite a mixture of building types. Younger, well-educated people may have well-furnished houses, while their older relatives live in a mud-walled buildings and sleep on the mats on the floor. So, yeah. डोमेस्टिक अरेंजमेंट दे आर यूजुअली नहीं, डोमेस्टिक अरेंजमेंट नहीं है. आर्किटेक्चरल होम स्टाइल्स. आर्किटेक्चरल होम स्टाइल्स का मतलब होता है किस तरह का आर्किटेक्चर है घर का. हाँ, यहाँ पे एक हमने ये मार्क कर दिया ई के लिए. कॉलोनाइजेशन की नहीं बात हो रही है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट की सच नहीं बात हो रही है. अभी आर्किटेक्चर की बात चल रही है कि कंक्रीट का बना हुआ है या कोटिंग सीमेंट की हो रखी है, तो थोड़ा ये आर्किटेक्चर साइड पे आ जाता है कि इसका डिजाइन कैसा है या किस चीज से बना रहे हैं. डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स करूं कि ना करूं? आई डोंट थिंक सो, कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि अरेंजमेंट की तो बात ही नहीं हुई ना. ठीक है जी.
तो हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, बट इसके पहले देखेंगे कि किसकी बात कर रहा है। ये हाउसेस की बात कर रहा है फर्स्ट लाइन में, और बात कर रहे हैं उसमें रूम्स होते हैं, सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है, कॉरिडोर हाँ होता है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो नेक्स्ट राइट एफ। Okay. The builder or the most senior man gets a room either near the entrance or in a two-storied house next to the balcony. He usually has more than one room. Junior men get a room each, and there are separate rooms for teenage boys and girls to sleep in. Younger children sleep with their mothers. Any empty room are used as storage, let out, or if they face the street, used as shops. ग्रेट। तो ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गया सर डोमेस्टिक अरेंजमेंट की बात, किसको कौन सा रूम मिलेगा। आपके हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाँ डोमेस्टिक अरेंजमेंट? कि मतलब डोमेस्टिक होगा जैसे घर के अंदर चीजें कैसे, या तो चीजें कैसे अरेंज हो रही हैं या लोग कैसे अरेंज करे गए हैं, लाइक किसको कौन सा रूम मिला है। तो यहाँ पे सीनियर को क्या मिला, बच्चों को क्या मिला और जूनियर्स को क्या मिला, उस पर डिपेंड हो रहा है। कोई और लग रहा है आपको? नहीं नहीं लग रहा, ठीक है। नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बेसिकली घर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कौन कहाँ रहता है घर में। Yes. नाउ लेट्स कम टू जी। Amenities vary. In some towns, most of the population uses communal water taps, and only the rich have piped water. In others, piped water is more normal. Some areas have toilets, but bucket toilets are more common, with waste being collected by a night soil man. Access to water and electricity are key political issues. परफेक्ट। तो अभी Okay. व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? ये अमेनिटीज मतलब कैसे वेरी कर रही है, किसको क्या मिल रहा है, पर ये रिच और पुअर के बेसिस पे कर रहा है, उसको सेग्रीगेट कर रहा है। सम एरियाज की बात हो रही है, तो टाउन फैसिलिटीज भी हो सकता है इसमें। ओके, तो आपको लगता है इसमें जी हो सकता है मेरा? वेरी गुड। और क्या लगता है? टाउन की फैसिलिटीज होगी, कॉलोनाइजेशन। देखो जब कभी कंफ्यूज हो रहा ना बहुत ज्यादा, तो एक बार सारी लिस्ट दोबारा पढ़ लिया करो, हो सकता है कोई और हेडिंग मैच कर रही हो। सारी लिस्ट लास्ट की तीन तो नहीं कर रही हैं, लास्ट की तीन तो फॉर श्योर नहीं कर रही हैं। लास्ट मतलब डोमेस्टिक अरेंजमेंट भी नहीं कर रहा है, हिस्टोरिकल फाउंडेशन भी नहीं कर रहा है। अब बचते हैं ऊपर शुरू के 5। अब इसमें से मेरे को डाउट है सब पे एक्चुअली। एक्सेस टू वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आर की पॉलिटिकल इशू। सम एरियाज, यहाँ एरियाज की बात हो रही है। सम टाउन्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूजेस टाउन फैसिलिटीज, कॉलोनाइजेशन। एक फाइनल करना है, करिए। अर्बन डिवीजन नहीं होगा, आर्किटेक्चर होमस्टाइल नहीं होगा, टाइप ऑफ सेटलमेंट भी नहीं होगा। सर फर्स्ट और सेकंड में से। फर्स्ट और सेकंड में से दो हैं? हाँ इन दोनों में से कोई एक है। कोई एक है, तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं इसको भी जी लिख देता हूँ। यस बाद में वापस आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस सर। ये आ गया हमारा। अब देखते हैं कोई और पैरा तो नहीं बचा हमारा। तो ये खत्म हो गए सारे पैरे। ठीक है, अब हमारा फाइनल करने की बारी आ गई। हमने फाइनल करनी है चीजें। ओके, राइट एक दो दो पैरे लिखे हुए हमने, गड़बड़ होने का बहुत ज्यादा चांस है। फाइन। सर। यस सर। यस सर। अपने पास सारा कुछ लिख के रख लो कि किसका आंसर क्या है, हम फाइनल से करने वाले हैं। तो लेट अस गो टू द फर्स्ट पैरा एंड स्टार्ट फाइनलाइजिंग इट। तो पहला आ गया टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। तो ए का आपने क्या लिखा है जी, फाइनल बता दो मेरे को। सर 50। आपने ए का 5th लिख दिया है, तो मैं अपने पास नोट्स बना रहा हूँ सारे। ए का आपने 5th लिख दिया है, ठीक है। यस सर। अब बी को देखते हैं, तो मैं यहाँ से ए को फाइनल कर देता हूँ। अब बी को देख, बी आपने क्या किया? बी आपने 2 मार्क किए हुए, टाउन फैसिलिटीज और हिस्टोरिकल फाउंडेशंस। एक चूज कर दो कोई। सर आई विल गो विद 6। तो आपका 6th हो गया जी फाइनल, और मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं डी को। देखो अगर गलती होगी तो गलती है, ओके नॉट। यस सर। अब आ गया सी। सी आपने किया है रेजिडेंशियल रूलर को, तो क्या आप इसे फाइनल कर रही हैं? हाँ ये तो शॉर्ट मतलब 9th ही है इसका तो। ये आपने मतलब फाइनल कर दिया। राइट। हैं डी आपने फाइनल किया था 3rd, तो क्या इसको फाइनल कर दूं? अर्बन हाँ ये वाला भी फाइनल करता है। ये भी फाइनल हो गया जी, डी 3rd। ई आपने क्या फाइनल किया है? ये आर्किटेक्चरल होम स्टाइल। तो ई आपका आ गया जी 4th। अब आ गया हमारा एफ। एफ आपने किया है डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, तो हाँ क्या सर ये भी फाइनल। फाइनल हो गया जी। आपका जी आया है, आपने 2 किए हैं जी को फाइनल में। एक फाइनल करके बताओ जी का, टाउन फैसिलिटीज या कॉलोनाइजेशन? एक कर। सर टाउन फैसिलिटीज ज्यादा कनेक्ट कर। तो मैं यहाँ से कॉलोनाइजेशन हटा रहा हूँ, तो जी का मैं कर दिया है 1। तो अब मेरे पास 7 आंसर्स तैयार हैं। तो अब मैं आंसर्स चेक करूंगा मेरे आंसर्स क्या हैं। तो इनके पहले पहले मैं लिख देता हूँ इनके हेडिंग के नंबर, ताकि हमें याद रहे। ये 1 है, ये मेरा 3 है, ये हमारा 4th है, ये
था, ये 6 था, ये 7 था और ये था 9। तो दैट मीन्स हमारी 2 हेडिंग्स चूज नहीं हुई, दैट इज नंबर 8 नहीं चूज हुई, नंबर 10 3 हेडिंग्स और सर कॉलोनाइजेशन। 3 कॉलोनाइजेशन भी नहीं हुई। अब मैं इसके फाइनल आंसर्स दे रहा हूं जी आपको। तो पहला आंसर है पैराग्राफ ए का 5, तो ए सही का है। 5 आपका सही है। बी का था 6, ये भी आपका सही है। सी का था आपका 9, ये भी आपका सही है। डी का था नंबर 3, ये भी सही है। ई का है नंबर 4, बिल्कुल सही है। एफ का है नंबर 7, परफेक्टली फाइन। एंड जी का है नंबर 1, अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आरती, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। जिस तरह से आपने चीजों को मैनिपुलेट किया है, आगे पीछे करके, फिगर आउट करके, आपने अपना माइंड बोला सारा टाइम, दैट इज द परफेक्ट वे टू डू अ रीडिंग, स्पेशली द हेडिंग्स। Congratulations, very well थैंक done, यू सो मच सर। very well done. Okay, अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे जी। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी लिटिल ट्रिकियर एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट। बट मैंने क्या दिखाना था आपको, किस तरह से हेडिंग्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कैसे निकालनी पड़ती हैं। तो आरती को कंफ्यूजन पहले हुई, उसने किस तरह से निकाला, किस तरह से उसने अपने आप को गाइड किया। सो दिस इज द राइट वे टू डू हेडिंग्स। दो दो लिख ली साइड पे, फिर उनको फाइनल कर दिया, फिर वापस में एक बार रिवाइज किया, फिर फाइनल कर दिया। दैट वर्क्स वंडरफुली वेल। तो अभी हमारे पास कोई और अगर वॉलंटियर है, वी हैव वन पर्सन, चैतन्य। हाय चैतन्य, आर यू देयर? And will be helping me in figuring out the next part. So we are going to try another one.